कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, है ना? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। क्रमचय संचय जो अपना चैप्टर बच गया उसको पूरा करते हैं। जो बाकी की चीज़ें जो बची हैं उसको मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा करवा दूँगा, ठीक है? क्रमचय संचय ये चैप्टर बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन एसएससी में आते हैं ना, सबसे ज़्यादा बैंक में आते हैं इससे क्वेश्चन, सबसे ही ज़्यादा क्वेश्चन क्रमचय संचय के बैंक में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो बहुत आसान तरीके से नॉर्मल धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? कि परमुटेशन यानी कि क्रमचय होता क्या है, कॉम्बिनेशन यानी कि संचय क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। उसके बाद इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको खोलते कैसे बनेंगे, ठीक है? सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे। तो भाई जिसको भी जुड़ना है सबको शेयर कर दो ताकि सब जुड़ जाए, ठीक है? आपको पता है क्रमचय, क्रमचय का मतलब क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, क्रमचय का मतलब होता है क्रम, है ना? नाम से पता चल रहा है क्रमचय का मतलब क्या होता है? क्रम। क्रम पता करेंगे ना, इसमें क्रम हो। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना? संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब सिलेक्ट करके इकट्ठा करोगे। मान लो कोई 10 वस्तुएं आपके पास है, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे तो इकट्ठा ही कर रहे हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है? संचय। संचय का मतलब होता है सिलेक्ट करना और क्रमचय का मतलब होता है क्रम जमाना, एक के बाद एक, ठीक है? मान लो आपके पास 3 वस्तुएं, अब इसका मतलब समझा देता हूँ पहले। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय, क्रमचय का मतलब होता है क्रमचय, ठीक है? क्रमचय। इस क्रमचय का मतलब होता है जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 किताबें पी सी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। कितनी किताबें? 3 किताबें। इसको मैं कितने तरीके से जमा सकता हूँ, वो होता है तुम्हारा क्रमचय। कितनी तरीके से इसको अरेंज कर सकता हूँ, जमा सकता हूँ, वो क्या होगा? परमुटेशन यानी कि क्रमचय, ठीक है? अब कैसे जमा सकते हैं? तो आप बोलोगे ऐसे जमा सकते हैं। देखो 3 किताबें आपके पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसको जमाना है तो कितने तरीके हो सकते हैं? आप बेसिक तरीके से भी जमा सकते हो, लेकिन ये तो 3 ही किताबें, मान लो 10 किताबों को जमाना आगे तो फिर जमाना भारी पड़ जाएगा। देखो इसको जमाते कैसे पहले देखो, ठीक है? तो पहले फिजिक्स ले ली मान लो आपने, फिर केमिस्ट्री ले ली, फिर मैथ्स ले ली, ठीक है? या फिर आपने ऐसा किया फिजिक्स ले ली पहले, फिर मैथ्स ले ली, फिर केमिस्ट्री। या फिर आप ऐसे जमा सकते हो, पहले क्या ले लो? मैथ्स, पहले मैथ्स ले ली, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली। उसके बाद ऐसा भी कर सकते हो, मैथ्स ले ली, केमिस्ट्री फिजिक्स ले ली। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप फिजिक्स ले लो, सॉरी पहले आप केमिस्ट्री ले लो, फिर फिजिक्स और मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स और मैथ्स ले लो। ऐसा भी कर सकते हो, केमिस्ट्री ले लो और मैथ्स और फिजिक्स ले लो, कर सकते हो। तो कितने तरीके से आप इनको जमा सकते हो 3 किताबों को? तो 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं इसको जमाने के। लेकिन ये एक किताबें कितनी है? 3 है। मान लो 10 किताबें होगी तो फिर ऐसे जमा नहीं पाऊंगा, ठीक है? ऐसे नहीं जमा पाएंगे, तो उसी के लिए मैथ्स है ना, तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे जमाते हैं। अभी आप समझ पाए हो कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, किताबों को अरेंज करना कि पहले कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, तो इसका मतलब होता है क्रमचय, ठीक है? अब संचय का मतलब यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? संचय, संचय का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है संचय करना मतलब इकट्ठा करना। मान लो तुम्हारे पास 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, 3 बुक है। इसमें से कोई भी दो बुक आपको चुनना है, तो उसको बोलते हैं क्या? संचय, चुनना, है ना? कोई भी 2 बुक आपको लेना है, जैसे मान लो फिजिक्स ले ली और केमिस्ट्री ले ली, 2 बुक कोई से भी ले सकते हैं। या आपने फिजिक्स ले ली, मैथ्स ले ली, 2 बुक चुनना है, ठीक है? फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि मैथ्स ले लो और केमिस्ट्री ले लो। ऐसा भी तो कर सकते हो, मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो। अब मान लो आपने ऐसा करा कि पहले केमिस्ट्री ले ली, फिजिक्स ले ली, तो बात तो एक ही है ना। देखो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री ली है या केमिस्ट्री फिजिक्स ली है, बात तो एक ही, किताबें तो 2 ही चुन रहे हो। तो आप ऐसा नहीं करो, कितनी प्रकार से चुन सकते हैं? 3 प्रकार से। अपने पास 3 किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें से किसी 2 बुक को चुनना है, तो या तो फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री 2 बुक ले ली, फिजिक्स मैथ्स ले ली, या फिर मैथ्स केमिस्ट्री ले ली। यदि आपने ऐसा करा कि
केमिस्ट्री और मैथ्स से लेंगे तो बात एक ही ना, मैथ्स केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में तो दोनों तो बात एक ही है। तो कितने प्रकार से चुन सकते हो दो किताबों को तीन में से? तो तीन प्रकार से। तो चुनना क्या होता है? संचय। चुनना क्या होता है? संचय। और जमाना क्रम में, वो क्या होता है? क्रमचय। ठीक है, एक के बाद एक क्रम में जमाना क्रमचय होगा और चुनना क्या होगा? कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और परमुटेशन का मतलब क्या होता है, इतनी सी बात आप समझ पाए हो। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे अपन फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूला भी बहुत जरूरी आना। ठीक है, तभी जाके इसकी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैं आपको परमुटेशन का फॉर्मूला बताता हूँ और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, परमुटेशन का मतलब होता है क्रम में जमाना और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, अब एक बात ध्यान रखना, फैक्टोरियल। n का मतलब n फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो फैक्टोरियल लिखना है, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हो और फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हो। अगर किताबों में दे रखा है n और ऐसा चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या होता है? फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 2 लिखा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक ही बात है। किताब में ऐसे लिखते हैं, लेकिन बेसिकली अपन जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं? इसको फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होगा? परमुटेशन का फॉर्मूला। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसको लिखते हैं NPR। NPR यानी कि P का मतलब क्या होगा? परमुटेशन। इसका फॉर्मूला यानी कि इसको खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा? फैक्टोरियल n बटे आएगा, अंदर क्या आएगा? नीचे फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n बटे में आएगा फैक्टोरियल n माइनस r। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो NCR। C का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और अंदर आएगा एक और फैक्टोरियल में n माइनस r। अंदर क्या आएगा? n माइनस r। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ r एक्स्ट्रा आ रहा है फैक्टोरियल में, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जब भी अपन इसको खोलेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से खोलेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 5p2, 5 परमुटेशन 2 है ना, 5p2। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अपन इसको डायरेक्ट खोलेंगे। आपको क्या करना है? देखो, अगर यहाँ मान रखता हूँ, n का मान कितना है? 5 है, r का मान कितना है? 2 है। तो अगर इस फॉर्मूले में मान रखता हूँ तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल बटे में नीचे क्या आएगा? तो ये n माइनस r मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल 3। अब इसको अगर खोलते हैं फैक्टोरियल को, तो आपको पता होगा फैक्टोरियल को उल्टा खोलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं ध्यान से देखना है ना। जैसे मान लो फैक्टोरियल 2 है तो इसको खोलेंगे तो उल्टा खोलेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। 2 into 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा? 2 into 1। जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसको खोलना है तो 3 गुणित 2 गुणित 1, जब तक खोलना है जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल 5 को खोलना है तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 1 आ जाएगा, 3 गुणित 2 गुणित 1। तो फैक्टोरियल 5 कितना होगा? 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 1, उल्टा खोलते हैं। तो जैसे इसको खोलूंगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 5 को खोला तो 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 तक ही खोल दिया, इसको बीच में ही रोक दिया। जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, फैक्टोरियल 7 को खोलना है तो 7 गुणित 6 गुणित 5, मान लो यही तक रोक दिया तो यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 4, अगला जो आएगा वो फैक्टोरियल में आ जाएगा। ऐसे इसमें होगा। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो 5 गुणित 4, 5 गुणित 4 गुणित मैं रोक रहा हूँ यहीं पे फैक्टोरियल 3, नीचे क्या है तुम्हारा? फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या होगा? कट जाएगा। तो आएगा कितना? इसका 5 चौक 20 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 20। लेकिन अपन जब भी खोलेंगे इसको डायरेक्ट ही खोलेंगे। कैसे? मैं इसको साफ करता हूँ, वापस बताता हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। बहुत आसान होता है ना कॉम्बिनेशन, परमुटेशन बहुत आसान चैप्टर है, आप भी कर सकते हो। देखना है, जैसे मान लो आपको परमुटेशन को खोलना है, जैसे 5c2 लिखा है, सॉरी 5p2 लिखा है। परमुटेशन को जब भी खोलना है तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना चाहिए 5 को कितनी बार खोलना है? 2 बार। और कैसे खोलना है? उल्टा। तो 5 गुणित कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मान कितना आ गया? 20। जैसे एक बार और बताता हूँ, 6p3, 6 को खोलना है मेरे को कितनी बार? 3 बार। और उल्टा खोलना है तो 6 गुणित 5 गुणित 4, 3 बार ही खोलना है उल्टा।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको गुणा करोगे 5 चौक 20, 20 से 6 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए होंगे। जैसे मैं एक बार खोलता हूँ, 7 को खोलना है मान लो 2 बार, 7 को कितनी बार खोलना है, 2 बार, तो इसको खोल देंगे 7 गुणित 6, तो कितना आ गया 6 7 तो 42, इसका मान कितना आ जाएगा 42। ये बात आप समझ पाए होंगे कि परम्यूटेशन को कैसे खोलते हैं, उल्टा खोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n बटे में क्या आएगा, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये बात आप समझ पाए होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो खुलता कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता देता हूँ, खुलता कैसे वो आप समझ जाओ। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n, जैसे ये लिखा हुआ है NCR। इसको जब खोलूंगा तो क्या होगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n, इसमें क्या आएगा, सॉरी फैक्टोरियल r, और अंदर क्या आएगा फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे इसको मैं अगर खोलता हूँ तो खोलूंगा, देखना है ना, जैसे लिखा हुआ है 5C2, इसको खोलना है तो कैसे खोलेंगे, तो n का मान कितना है यहाँ रखूंगा तो फैक्टोरियल 5, और r का मान कितना है 2, यहाँ रखूंगा फैक्टोरियल 2, फिर इसमें 5 n का मान है और r का मान कितना है 2, यहाँ रख दिया, तो फैक्टोरियल 5 बटे में क्या आएगा फैक्टोरियल 2 गुणित 5 में 2 गया फैक्टोरियल 3। अब मैं इसको खोलूंगा तो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल कैसे खुलता है, उल्टा खुलता है। ठीक है, 5 गुणित 4, मान लो मेरे को यही रोकना है तो आगे वाली संख्या को फैक्टोरियल में लिख दो, फैक्टोरियल 3, नीचे क्या है तुम्हारा फैक्टोरियल 2 गुणित फैक्टोरियल 3। तो आपको पता चला फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा 5 गुणित 4, नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो 1 तक खोलना पड़ेगा, 2 गुणित 1, फैक्टोरियल को जब भी खोलते हैं ना तो 1 तक ही खोलते हैं, तो 2 गुणित 1, 2 से इसको काटा 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना है 5 दूनी 10। ये बेसिक फॉर्मूले से इसको ऐसे खोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे खोलेंगे, इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हो, कैसे, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, देखो कैसे खोलते हैं। जैसे 5C2 लिखा था, 5C2 को मेरे को खोलना है तो 5 को 2 बार खोलना है, 5 गुणित उल्टा खोलना है ना, 5 को 2 बार खोलना है, 5 को 2 बार, 5 गुणित 4, और नीचे कितना आएगा 2 को भी खोलना पड़ेगा, 2 गुणित 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r एक्स्ट्रा था और परम्यूटेशन में r एक्स्ट्रा नहीं होता है, ध्यान रखना ना, यहाँ पे r एक्स्ट्रा होता है और परम्यूटेशन में r एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो उसमें नीचे नहीं खुलेगा, परम्यूटेशन में नीचे नहीं खुलता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में नीचे खुलेगा क्योंकि r एक्स्ट्रा होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 5 को 2 बार खोलना है, उल्टा खोलना है, नीचे 2 को तब तक खोलूंगा जब तक कि 1 ना आ जाए, 2 गुणित 1, इसको काट देंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 10। जैसे एक बार और मैं आपको बताता हूँ, जैसे 7C2 है तो 7 को मेरे को खोलना पड़ेगा उल्टा, कितनी बार खोलना पड़ेगा 2 बार, 7 गुणित 6, नीचे कितना आएगा 2 गुणित 1, तो 2 से इसको काटा 2 तिया 6, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 तिया 21। तो ये खोलना आप सीख गए हो, परम्यूटेशन कैसे खोलते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे खोलते हैं। मैं एक बार वो दोनों को साथ में खोलना सिखा देता हूँ। ठीक है, पहले परम्यूटेशन फिर कॉम्बिनेशन दोनों को साथ में, ताकि और अच्छे से आप क्लियर कर लो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो जब भी खोलेंगे फॉर्मूले का यूज अपन नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही खोलेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप खोलोगे। ठीक है, जैसे परम्यूटेशन को खोलना है, ये लिखा हुआ है 10C2, कितना लिखा हुआ 10C2, कॉम्बिनेशन को अगर खोलना है तो आप बोलोगे 10 को 2 बार खोलूंगा, उल्टा खोलूंगा, 10 गुणित 9, और इस 2 को भी खोलना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन इसलिए 2 गुणित 1, इस 2 से इसको काटा 2 5 10, तो 9 5 45। अगर मान लो ये 10P2 अगर परम्यूटेशन में होता तो आप बोलते हैं कि 10 को खोलना है कितनी बार, 2 बार, उल्टा खोलना है 10 गुणित 9, लेकिन अब की बार नीचे नहीं खुलेगा ना, परम्यूटेशन में नीचे नहीं खुलता है लेकिन कॉम्बिनेशन में नीचे खुलता है। अब इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 9 90, तो इसका आंसर कितना होगा 90, और इसका कितना आ रहा 45। ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खोलना आप सीख गए हो। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय, क्रम में जमाना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, यानी कि इकट्ठा करना, चूज करना। ठीक है, किसी भी चीज को चूज करना है, इकट्ठा करना। इसको मैं हटा देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो
आपको फैक्टोरियल के मान आपको 10 तक ही, 10 से ज्यादा नहीं देगा, है ना, 10 तक ही देता है। तो मैं 10 तक आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है, निकाल सकता है ना। जैसे फैक्टोरियल 1, तो इसको इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे फैक्टोरियल 2 को खोलना है कितनी बार, जब तक कि 1 ना आ जाए, तो 2 गुणित 1, तो इसका मान कितना होगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 3 दूनी कितना होगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 गुणित 5 गुणित 4 गुणित उल्टा बोल रहा है ना, 3 गुणित 2 गुणित 1, यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 के 12 दूनी 24, तो यहाँ आ गया 24। जैसे फैक्टोरियल 5 को खोलना है, तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 5 चौक 20 दिया 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा। अब जैसे इसको खोलना है फैक्टोरियल 6 को, तो इसका मान कैसे होगा, तो आपको पता है इसमें 6 का ही तो गुणा होगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना है, 120 है, इसमें 6 का ही गुणा कर दो, फैक्टोरियल किसका मान आ जाएगा, 6 का। अगर 6 का गुणा करूंगा तो 12 6 72, 720 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, तो इसमें 7 का ही तो गुणा करना है, फैक्टोरियल 7 का मान आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान कितना है, 720, तो फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, तो इसमें 7 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 50 40। ऐसे फैक्टोरियल 8 का निकालना है, जिसमें 8 का ही गुणा कर दो, फैक्टोरियल 8 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 40 320 आ जाएगा। ऐसे फैक्टोरियल 9 का मान निकालना है, तो इसमें 9 का गुणा करो, तो 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 तिया 27 और 28 और 9 चौक 36, तो ये 36 288 में 0 ये आ जाएगा ना, ध्यान रखना, ठीक है। फैक्टोरियल 10 का मान निकालना है, तो इसमें 10 का ही गुणा करो, तो 36 288 और 2 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 का मान। तो जब भी बैंक वाले रहते हैं ना, तो बैंक वाले सारे 10 फैक्टोरियल तक मान याद करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको निकालना बता दिया है, उल्टा खोलना है, जब तक खोलना है जब तक कि 1 ना आ जाए, और सबका गुणा कर दो, वो फैक्टोरियल का मान होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए हो कि फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं और कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ चीजें और आपको बतानी है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, क्रमचय संचय। एक बार पढ़ना पड़ता है, यदि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको पता होगी, देखना है ना, एक चीज, थोड़ी सी चीज और बची है, यहाँ से देखना। जैसे मैंने लिखा 5C2, इसका मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 को खोलना है, कॉम्बिनेशन है ना, तो इसको खोलना है 5 को 2 बार, तो 5 गुणित 4 और नीचे भी खुलेगा 2 गुणित 1, जब तक खुलेगा जब तक कि 1 ना आ जाए। 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना है 10। मैं तुमसे फिर पूछूंगा कि बताओ इसको खोलो, 5C3 इसको खोलो, तो आप बोलोगे सर इसको 5 को खोलना है 3 बार। 5 को कितनी बार खोलना है, 3 बार। 5 गुणित 4 गुणित 3, नीचे कितना आएगा 3 गुणित 2 गुणित 1, जब तक खोलना है नीचे वाले को जब तक कि 1 ना आ जाए। 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, इसका मान भी कितना है 10। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर। 5C2 का मान वही होगा जो 5C3 का होगा। ये कैसे पता चला, तो ये 3 और 2 5 है ना, इसके बराबर आ रहा है इनके, तो इससे पता चल जाएगा। जैसे एक बार और मैं बताता हूँ कैसे। 7C5 का मान वही होगा जो 7C किसका हो, 2 का। इन दोनों का योग करके कितना आना चाहिए, 7। तो 7C5 का मान वही होगा जो 7C2 का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 7 को 5 बार खोलने से बेटर है इसको 2 बार खोल दो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मान जो होगा वही इसका आएगा। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, बातें समझ में आ रही होगी, इसको मैं हटा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो इधर क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि 6C2 का मान वही होगा जो किसका हो, 6C4 का हो। मतलब 6C4, 6 को 4 बार खोलने की बजाय 6 को 2 बार ही खोल लूंगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर बड़ा होगा तो इसको कम बार खोल देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैं एक बार और पढ़ता हूँ, 10C9, 10 को 9 बार खोलने की बजाय मैं क्या करूंगा, 10C1 का मान निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है 10C9 का मान वही होगा जो 10C1 का हो। अब ये 9 और 1 मिला के कितना हो रहा है, 10, तभी जाके ये होगा। ये बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
एक के बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ, हर एक टाइप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज का देखना इधर, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेता हूँ, कन्हैया लाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। देखो इधर आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, NP3 का मान दे रखा है 210, NP3 का मान दे रखा है 210। तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे कि इसका मान क्या हो जाएगा। NP3 का मान दे रखा है 210, तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा यहाँ से, ठीक है। करने की कोशिश करोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करोगे। देखो मैं करता हूँ, देखो बहुत आसान है, ठीक है। आपको पता है कि ये P है, परमुटेशन है। NP3 का मान कितना दे रखा है 210 और n का मान निकालना है। अब आपको परमुटेशन खोलना आता है, जैसे कि अगर ये खोलता हूँ 5P3 खोलना है तो 5 को कितनी बार खोलना है, 3 बार, और उल्टा खोलना है तो 5 गुनी 4 गुनी 3 आ जाएगा, यही आएगा 5 गुनी 4 गुनी 3। तो ऐसे ही इसको करना है। तो अगर इसको मैं n को खोलूंगा 3 बार तो कैसे खोलूंगा, उल्टा। तो पहले n आएगा, फिर पहले 5 आया उससे एक कम आया तो यहाँ क्या आएगा n-1, फिर अगला क्या आएगा n-2, एक एक कम होता जाएगा। इसका मान किसके बराबर है 210 के। अब यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हो कि अगर तुम यहाँ गुणा कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अगर इक्वेशन बन जाएगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का ऑप्शन से। कैसे करना है, ऑप्शन से। या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाओगे तो आपको ध्यान समझ में आएगी कि क्या ऐसी 3 संख्या मेरे को चाहिए जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए 210। ऐसी 3 संख्या मेरे को चाहिए जिसका गुणा करने पर 210 आ जाए और तीनों संख्या क्रमागत होनी चाहिए, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ 0 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है 0, तो मैं किसी संख्या में, जैसे 4 है, 4 में 5 का गुणा करूंगा तभी जाके ना पीछे 0 बनेगा। जैसे मैं फिर बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 में 5 का गुणा करूंगा कितना बन जाएगा 10, तभी जाके ना पीछे 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक संख्या तो 5 है ही है, इसमें एक संख्या तो कितनी है 5। अब मेरे को 2 संख्या और सोचनी है कि जिसका गुणा करने पर 210 आ जाए और क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब 5 के बाद 6 आता ना, वैसे, ठीक है, क्रमागत होनी चाहिए। तो क्या होगी आप बताओगे, 3 संख्या सोचना है तो कौन सी होगी। तो आप बोलोगे सर एक काम करो 4 गुनी 3 करके देखो, तो 5 चौक 20, 20 में 3 का गुणा करूंगा तो 60 आ गया। इसका मतलब ये है। तो एक और मान लो यार 4 5 6, 3 संख्या मेरे को माननी है क्रमागत होगी, 4 5 6, तो गुणा करूंगा तो 5 चौक 30, 30 में 4 का गुणा करूंगा तो कितना आ रहा, 4 3 12, 120 ही आ रहा। मेरे को 210 लाना है। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। 5 6 7 ले लो तो 6 पंजे 30, 30 में 7 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 में 7 का गुणा करूंगा तो कितना आ रहा 210। इसका मतलब वो तीनों क्रमागत संख्या कौन सी है 5 6 7, लेकिन उल्टा खोलेंगे इसको ना, 7 6 5 होगी, उल्टा लेनी पड़ेगी क्योंकि पहले वाली n है, दूसरी वाली उससे छोटी है n-1, फिर n-2 है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि 7 6 और 5 का गुणा करने पर 210 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान कितना होगा 7। देखो ये बराबर होगी इसके और ये n-1 बराबर होगी 6 के। यहाँ से भी आप n का मान निकालोगे तो भी 7 ही आएगा। आपको पता चला कि n-1 बराबर कितना है 6, तो -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 6 + 1 कितना हो जाएगा, n का मान 7। और मेरे को n का मान ही तो निकालना है। ऐसे ही n-2 बराबर होगी किसके 5 के। अब आपको पता था ना कि इसको खोलते हैं तो उल्टा खोलते हैं, इसीलिए मैंने इसको उल्टा लिखा। n का मान यहाँ से 7 आया, यहाँ से भी चेक करोगे तो भी 7 आएगा और यहाँ से भी चेक करोगे तो भी कितना आएगा 7। तो इस मेथड को सबसे बढ़िया ऑप्शन से करना बेटर है, ठीक है। तो n दिया रहेगा ऑप्शन में तो ऑप्शन से उठा लोगे। जैसे n का मान 7 दे रखा है तो 7 यहाँ लिखोगे, गुणा करोगे 210 आ जाना चाहिए। n का मान 7 रखोगे, गुणा करोगे 210 आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन से सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि n का मान कितना होगा 7। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको बातें क्लियर हो। अच्छा लग रहा होगा
सारे क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, अगला वाला क्वेश्चन करके बताओगे आप, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको मैं करता हूं। मान लो उल्टा पूछ ले, अब की बार एक नहीं पूछे, नीचे वाला आर पूछ ले, फिर क्या होगा देखो, करते हैं ना, करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है, देखना बात को। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा दूसरा, दे रखा है दे रखा है 7pr बराबर दे रखा है 210। पूछ रहा है कि r का मान क्या होगा, पूछ रहा है कि r का मान क्या होगा। तो आपको पता है अब 7 को खोलना है, अब कितनी बार खोलना है ये तो मेरे को नहीं पता, 7 को खोलना है कितनी बार खोलना है नहीं पता, और लाना कितना है 210। तो मैं क्या करूंगा 7 को खोलूंगा, 7 को खोलना है लेकिन कैसे खोलते हैं उल्टा। तो आप खोलोगे ना तो 7 को एक बार खोला मैंने, 7 को एक बार खोला, 7 गुणित मतलब 2 बार खोल दिया, 7 गुणित अगला कौन सा आएगा 6, तो 6 7 तो कितना हुआ 42। मेरे को कितना लाना है 210, मतलब और खोलना पड़ेगा, एक बार और खोला गुणा करा 5 का, तो 6 7 ये कितना हुआ 6 5 30, 30 में 7 का गुणा करूंगा कितना आ गया 210। इसका मतलब कितनी बार खोला मैंने 7 को कितनी बार खोला, तो आप बोलोगे 3 बार खोला सर, जब जाके 210 आया। इसका मतलब r का मान कितना होगा 3, r का मान कितना होगा 3, और ये मेरे को निकालना है, r का मान 3 होगा, जब भी जाके मैं इसको 3 बार खोलूंगा, इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, r का मान 3 होगा, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं ये ऑप्शन से करोगे जल्दी हो जाएगा। जैसे r का मान दिया रहेगा ऑप्शन में, यहाँ रखोगे तो जितना रखोगे r का मान, मान लो 2 रखा तो 42 आ गया, 3 रखा तभी जाके कितना है 210, तभी जाके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, करने की कोशिश करना। जैसे अगला क्वेश्चन तीसरा वाला दे रखा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, NC2 बराबर दे रखा है NC2 बराबर दे रखा है NC5, और पूछा है आपसे n बराबर कितना होगा, n बराबर कितना होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप बता सकते हो, आपको मैंने एक चीज बताई है अभी, क्या बताई है कि मैंने बताया कि 5C2 का मान वही होता है जो 5C3 का हो। तो ये कैसे हम दोनों पता करा, तो 5 3 और 2 कितना हो रहा था 5, इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को n का मान निकालना है, तो NC2 का मान बराबर है NC5 के, तो n का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ दो अभी आ जाएगा, तो 5 और 2 कितना होगा 7, तो n का मान कितना होगा 7 हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, करने की कोशिश करना, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, नॉर्मल क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन करोगे, लिखा हुआ है NC5 बराबर है NC7 के, तो आपको बताना है कि n बराबर कितना होगा, n बराबर कितना होगा। करने की कोशिश करेंगे, आंसर देने की कोशिश आप लोग करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, करने की कोशिश करो, इसका मान क्या है। तो आपको पता है NC5 का मान वही होगा जो NC7 का होगा, तो आपको पता है कि n का मान निकालना तो कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ के n का मान आ जाएगा। तो n बराबर क्या होगा 5 + 7 मतलब कितना 12, यही आपको निकालना था। अभी मैंने आपको सॉल्यूशन करना आगे सिखाया है, ठीक है, इसको खोलना वगैरह सब कुछ आगे सिखाया है, ये बात आपको समझ में आती है। अब इसमें किस टाइप की और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर जाते हैं। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से मैंने तुमको सारी चीजें क्लियर करवा दी आगे, ठीक है। अब आपको बताना है, क्वेश्चन आपको लेना है चौथा। देखो आपको कब कॉम्बिनेशन लगाना है, कब परमुटेशन लगाना है, ये सारी चीजें आपको पता हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। एक अष्टभुज के शीर्षों, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़ने पर, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़ने पर कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। अष्टभुज के शीर्षों को आपको जोड़ना है और कितने चतुर्भुज बनेंगे ये आपको बताना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अष्टभुज है, 8 भुजाएं, उसके शीर्षों को जोड़ना है,
शीर्षों को जोड़ के आपको चतुर्भुज बनाना है, मतलब 4 भुजा वाली आकृति बनाना है। कितनी भुजा से? 8 भुजा वाली आकृति है, उससे 4 भुजा वाली एक आकृति बनानी है। तो कितने चतुर्भुज बना जा सकते हैं आपको बताना है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे, मैं करता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब 8 भुजाएं तुम्हारे पास है ना, 8 भुजाएं या 8 पॉइंट, जैसे अष्टभुज, एक ऐसे अष्टभुज होगा, ठीक है, अष्टभुज होगा तुम्हारा, 8 भुजा होगी, ये अष्टभुज है। इस अष्टभुज से ये 8 भुजा है, ठीक है। इस अष्टभुज से अपने को चतुर्भुज बनाना है। कितने चतुर्भुज बना सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 4 पॉइंट ले, अगर मैं इसमें से 4 पॉइंट लेता हूं तो चतुर्भुज बन जाएगा 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट लिया तो चतुर्भुज बना, जैसे ये 4 पॉइंट लिया तो 1 2 3 4, तो क्या बन गया? चतुर्भुज। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से 4 पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो चतुर्भुज बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में से 4 मैं ले रहा हूं, तो चुन रहा हूं ना, जमा तो नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि चुन रहा हूं, 8 में से 4 मैं ले रहा हूं। कोई से भी 4 अगर पॉइंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा? चतुर्भुज। जैसे मान लो मैंने ये 4 पॉइंट ले लिए, तो यहाँ क्या बन गया? चतुर्भुज। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से कोई से भी 4 पॉइंट में ले लूंगा तो चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं चुन रहा हूं, तो यहाँ क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 8 में से कितने चुनना है? 4, तो 8C4, 8 में से 4 चुनना है, 8C4। तो इसको सोल्व कर लेंगे, पता लग जाएगा कि कितने चतुर्भुज बनेंगे। 8 भुजा वाले अष्टभुज वाले से कितने चतुर्भुज बनेंगे वो पता चल जाएगा। अब 8C4 इसको खोलना है, तो आपको पता है 8 को खोलना है कितनी बार? 4 बार, और उल्टा खोलना है तो 8 गुनी 7 गुनी 6 गुनी 5, 4 बार खोल दिया उल्टा। ऐसे 4 को खोलेंगे, नीचे कॉम्बिनेशन है तो नीचे वाला भी खुलता है, तो 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1, तब तक खोलेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर 4 से 3 गुनी 6 से 6 कट गया, 4 से इसको काटा, 4 गुनी 8। अब गुणा करेंगे 5 गुनी 10, 10 7 70। तो कितने चतुर्भुज बना सकते हैं? अष्टभुज के शीर्ष को जोड़कर 70 चतुर्भुज बना सकते हैं। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको बातें क्लियर हो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करना ताकि आपको समझ में आए। इसको मैं हटा देता हूं, करने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सी चीजें हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो बताना आपको, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक अष्टभुज है, इसके शीर्ष को जोड़कर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आप बोलोगे 8 भुजा का ऐसा एक अष्टभुज है, इसको जोड़कर अपने को क्या बनाना है? 8 भुजा का एक अष्टभुज है। इसमें आपको पता है कि 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट जोड़ दूंगा मैं इन तीनों को तो क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज। 8 में से किसी 3 को ले लूंगा मैं, जैसे मैं ये 8 ये 3 है, 1 2 3, इन तीनों को ले रहा हूं तो यहाँ क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। तो 8 में से किसी 3 को अगर मैं ले लूंगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो मैं चुन रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं? चुन रहा हूं। 8 में से किसी 3 को ले रहा हूं तो कॉम्बिनेशन लगेगा 8C3। 8 में से 3 को चुनना है। अब इसको खोलते कैसे? तो 8 को खोलेंगे उल्टा, और कितनी बार खोलेंगे? 3 बार, जब तक खोलेंगे 3 बार, ठीक है। इसको तो 8 × 7 × कितना आ जाएगा? 6। फिर इसको खोलेंगे 3 × 2 × 1। अब इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो 8 6 7 8 कितना होता है? 56। तो इसके कितने त्रिभुज बनेंगे? 56 त्रिभुज बनेंगे। एक अष्टभुज के शीर्ष को जोड़कर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 56। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आगे की जो भी क्वेश्चन बचे हैं, है ना, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे नाम वाले क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इसको अगर मैं, जैसे मान लो वर्ड है तुम्हारा अनिल, एक वर्ड है अनिल, इसको कितने प्रकार से मैं अरेंज कर सकता हूँ, कितने प्रकार से जमा सकता हूँ, ये जो सारी चीजें है ना, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक वाला वीडियो पहला वीडियो है आपका। फिर मिलते हैं आपसे
कल फिर मिलेंगे, है ना। जो बाकी चीजें हैं इसकी एडवांस वाली वो सब कल करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर देना है आपको और बाकी लोगों को बता देना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।